अंतरिक्ष एक विशाल और खाली समंदर इस गहरे सन्नाटे में एक अकेले द्वीप की तरह है। मगर क्या वो सच में अकेली है? नई रिसर्च एक ऐसी छिपी हुई शक्ति का खुलासा कर रही है जो पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख देती है और खरबों अदृश्य कनेक्शंस के जरिए अंतरिक्ष में फैल जाती है। ये हमारी दुनिया को पल भर में जोड़ती है और हमारे भविष्य का मिलन हमारे अतीत से करवाती है। और अब हम इन रहस्यमयी ताकतों को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। क्या वो फोर्स हमारे साथ है? अंतरिक्ष, समय और खुद जिंदगी, यूनिवर्स के राज अब विज्ञान शो पर। इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि विज्ञान की कोई नई खोज आपसे छूट न जाए। कहानी तो आप जानते ही हैं। बहुत समय पहले एक बहुत दूर की गैलेक्सी में एक रहस्यमय शक्ति थी जो हमारे आसपास थी, आर पार थी और पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांधे हुए थी। अगर आप इस शक्ति को काबू कर पाते तो आप हैरान कर देने वाले कारनामे कर सकते थे। क्या यह सिर्फ एक हॉलीवुड की कहानी लगती है? खैर, अब वैज्ञानिक भी ये सोच रहे हैं कि क्या फोर्स जैसी कोई चीज सच में हो सकती है। क्या वाकई कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स में फैली है, जो सारे यूनिवर्स को आपस में जोड़ रही हो? एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेमी रॉलिंग्स ने अपनी पूरी जिंदगी यूनिवर्स की आवाज सुनने में लगा दी है। वो उस शक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम कभी देख नहीं पाए। एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में रोशनी ही यूनिवर्स को जानने का हमारा एकमात्र जरिया रही है। लेकिन हम जो कुछ भी देखते हैं उस पर उन शक्तियों का असर होता है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये कुछ ऐसा है जैसे आप बिना सुने कहीं घूम रहे हो। हम जानते हैं कि आवाजें मौजूद हैं और अगर हम उन्हें सुन पाते तो हम बहुत कुछ सीख सकते थे। अंतरिक्ष के खालीपन में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक ग्रेविटी अंतरिक्ष पर ठीक आवाज की तरह ही असर डालती है। हम आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की कई बातों को साबित कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ी भविष्यवाणी जो अब तक साबित नहीं हुई है वो ये है कि ग्रेविटी की भी लहरें होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल वेव्स आइंस्टाइन की सबसे मुश्किल भविष्यवाणियों में से एक है। उनका मानना था कि अंतरिक्ष खाली नहीं है बल्कि एक चादर की तरह है जिसे भारी सितारे और गैलेक्सीज मोड़ सकते हैं। और जब ये भारी पिंड अचानक हिलते हैं तो वे अंतरिक्ष में लहरें भेजते हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को सिकोड़ती है और फैलाती है, प्लैनेट से लेकर धरती पर रहने वाले लोगों तक। इन वेव्स का पता लगाने से साबित होगा कि हम अंतरिक्ष में एक धागे से यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं और कोई मूर्त ताकत हम सबको जोड़े हुए है। लेकिन इस शक्ति का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। जो लहरें पृथ्वी से होकर गुजरती हैं वे बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। इस असर को महसूस करने के लिए हमें बेहद सेंसिटिव डिटेक्टर्स बनाने होंगे। लाइगो ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। इसकी भुजाएं पूरे 4 किलोमीटर लंबी हैं। भूकंप और दूसरी आवाजों के शोर से बचने के लिए लाइगो के 2 अलग अलग डिटेक्टर्स हैं, एक लुजियाना में और एक वॉशिंगटन में। लाइगो 2 तेज लेजर बीम्स का इस्तेमाल करता है जो उसकी लंबी भुजाओं में आती जाती है। हर भुजा के अंत में लगे शीशे लेजर को वापस सेंटर में भेजते हैं जहां कंप्यूटर्स उनकी जांच करते हैं। जब तक दोनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल एक जैसी है तब तक दोनों भुजाओं में जाने वाली रोशनी वापस आकर एक दूसरे के साथ पूरी तरह सिंक में रहेगी। अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव गुजरती है तो इससे भुजाएं सिकुड़ेंगी और फैलेंगी, जिससे लेजर्स एक दूसरे के फेस से बाहर हो जाएंगी।
जेमी लाइगो के 1000 से ज्यादा वैज्ञानिकों में से एक हैं और उनके लिए जिस थियरी पर यह डिटेक्टर काम करता है बहुत जानी पहचानी है। एक पूर्व डीजे होने के नाते उन्हें आवाज में छोटे मोटे अंतर पकड़ने की आदत है। मान लीजिए मेरे पास 2 एक जैसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल एक ही समय पर शुरू किया है। अगर हम एक को छोड़ें, जैसे कि उंगली को रगड़कर, तो ये रिकॉर्ड दूसरे से अलग हो जाएगा और आवाज बिल्कुल बदल जाएगी। अगर आप सिर्फ एक रिकॉर्ड सुन रहे हैं तो शायद ध्यान ना दें, लेकिन अगर हम एक रिकॉर्ड को तेज कर दें और दूसरे को धीमा, तो गाने फेस के अंदर बाहर होते रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे इंटरफेरोमीटर में रोशनी के साथ होता है। हम लंबाई में जिन बदलावों को खोज रहे हैं वो इतने छोटे हैं कि वो एक एटम के न्यूक्लियस से भी छोटे हैं। यह हमारी दुनिया के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। लेकिन सितंबर 2015 में 2 दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद लाइगो ने आखिरकार अंतरिक्ष में एक लहर पकड़ ही ली। इसने एक बहुत ही भयानक घटना को महसूस किया जो अरबों साल पहले एक दूर की गैलेक्सी में हुई थी। हमने जो पता लगाया वो एक बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम था। 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी पलों में थे। जैसे ही ये दोनों ब्लैक होल्स टकराए, अंतरिक्ष का ताना बाना कांप उठा और 1 अरब साल बाद लाइगो ने इस कंपन को महसूस किया। जेमी के लिए अंतरिक्ष की ये लहर इस बात का सबूत है कि ग्रेविटी यूनिवर्स में हर चीज को जोड़ती है। ये बहुत ही संतोषजनक था, लेकिन ये जानने का उत्साह भी है कि यूनिवर्स में इस नई समझ से कितना कुछ सीखा जा सकता है। हम यूनिवर्स के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। एक सर्वव्यापी शक्ति ग्रेविटी यूनिवर्स को एक साथ बांधती है, लेकिन ग्रेविटी असल में ग्रहों, सितारों और लोगों को कैसे जोड़ती है? कॉस्मोलॉजिस्ट क्लाउडिया डे राम ग्रेविटी के रहस्यमय पदार्थ को समझने की कोशिश कर रही हैं। हम जितनी शक्तियों को जानते हैं उनके साथ एक पार्टिकल जुड़ा होता है जो उस शक्ति को खाली जगह में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। जब मैं इस चुंबक को घोड़े की नाल के पास लाती हूँ तो मैं मैग्नेटिक फोर्स महसूस करती हूँ। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ये पार्टिकल होता है फोटोन। ये दिखाई नहीं देता, फिर भी मौजूद है। और आज फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी कोई पार्टिकल जुड़ा हुआ है। अगर चुंबक की शक्ति फोटॉन्स से आती है तो पृथ्वी चांद को खींचने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? क्लाउडिया को लगता है कि ग्रेविटी उन पार्टिकल्स से चलती है जिन्हें हमने अभी तक देखा नहीं है। आप इसे मछली पकड़ने की डोरियों की तरह समझ सकते हैं जो यूनिवर्स में हर चीज को जोड़ती है, पर यहाँ कोई असली डोरी नहीं है, बस पार्टिकल्स का लेन देन है। क्लाउडिया ग्रेविटी के छिपे हुए तंत्र को खोजने के जुनून में है। ये रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड में कैसे फैलती है और चुपचाप हर चीज को अपनी ओर खींचती है। लेकिन ग्रेविटी को समझना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी ताकतों के मुकाबले ग्रेविटी सबसे कमजोर है। हम सोचते हैं ग्रेविटी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें पृथ्वी की सतह पर चिपकाए रखती है, लेकिन असल में इस पर काबू पाना बहुत आसान है। इसके लिए बस कुछ पंखे ही काफी हैं। अभी एक तेज हवा क्लाउडिया को पृथ्वी से दूर धकेल रही है। हवा के अणु उन्हें ऊपर धकेल रहे हैं, लेकिन कोई और चीज उन्हें नीचे खींच रही है। आप लगभग एक ट्रैक्टर बीम की कल्पना कर सकते हैं जो मुझे नीचे खींच रहा है। और मजे की बात तो यह है कि फिजिक्स में इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि ग्रेविटी एक शक्ति है भी या नहीं। आइंस्टाइन के मुताबिक
इन स्काई डाइवर्स को नीचे खींचने वाली कोई ग्रेविटी नहीं है। पृथ्वी का भारी मास बस अपने पास के अंतरिक्ष के आकार को मोड़ देता है और वे उस मोड़ पर गिर रहे हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का नजरिया अलग है। इस थियरी के मुताबिक स्काई डाइवर्स और पृथ्वी के बीच ग्रेविटी के छोटे टुकड़े गुजर रहे हैं, जिन्हें ग्रेविटॉन्स कहते हैं। इस वक्त मैं पृथ्वी के साथ ग्रेविटॉन्स का आदान प्रदान कर रही हूँ। वे पृथ्वी और मेरे बीच यात्रा कर रहे हैं। अगर हम ग्रेविटॉन्स को देख पाते तो हमें हर जगह ट्रैक्टर बीम्स दिखाई देते, जो हर भारी चीज के बीच छिपे हुए कनेक्शंस बनाते। क्लाउडिया मानती हैं कि ये ग्रेविटॉन्स ही हमें पृथ्वी से चिपकाए रखते हैं, कम से कम तब जब हम विंड टनल में नहीं होते। लेकिन किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इनका कभी पता नहीं चला है। किसी ग्रेविटॉन को पकड़ना बेहद मुश्किल है। एक ग्रेविटॉन जब आता है तो वो मेरे आर पार निकल जाता है। पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बनाते हैं, लेकिन अगर शक्तियां कमजोर हों तो हमें बहुत सी बड़ी मशीनें चाहिए। और ग्रेविटी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से खरबों गुना कमजोर है। आप सोच सकते हैं कि आपको जुपिटर के द्रव्यमान के बराबर एक डिटेक्टर की जरूरत होगी, जो एक न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर ऑर्बिट में हो, ताकि शायद हर सदी में 1 या 2 बार ग्रेविटॉन्स का पता लगाने का मौका मिल सके, जो कि बहुत आशावादी सोच है। लेकिन अगर हम ग्रेविटॉन्स को खोज पाते और उसे कंट्रोल करना सीख जाते, तो हमारे पास एक अलौकिक शक्ति होती। जैसे हम रोशनी को लेजर बीम्स में फोकस करते हैं, वैसे ही हम ग्रेविटी की बीम्स बना सकते। रोजमर्रा के आधार पर फोटोन में हेरफेर करना एक नई दुनिया है। तो किसे पता कि अगर हम ग्रेविटॉन को पकड़ने और फिर उसमें हेरफेर करने में सक्षम हो गए तो क्या संभव होगा। ग्रेविटी हमारे यूनिवर्स में हर चीज को एक साथ रखती है, लेकिन विशाल चीजों को छोड़कर बाकी चीजों के बीच की ग्रेविटी बहुत कमजोर होती है। यहां की एक छोटी सी हरकत वहां कभी भी कोई रिएक्शन पैदा नहीं कर सकती, या शायद कर सकती है। डिस्टेंस यानी दूरी, यह एक इतना बुनियादी विचार है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। मगर क्योंकि दूरी मौजूद है, इसलिए वो वस्तु मुझसे इतनी दूर है कि मैं उसे गिरा नहीं सकता। लेकिन अब मान लीजिए मेरा एक हमशक्ल होता जिससे मैं सचमुच गहराई से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं दूर कहीं भी कुछ भी तुरंत करवा सकता था। तुरंत। क्या ऐसी शक्ति यूनिवर्स में मौजूद हो सकती है? क्वांटम फिजिसिस्ट एंटोन ज़ाइलिंगर एंटेंगलमेंट नाम की एक अजीब घटना पर रिसर्च करते हैं। एंटेंगलमेंट का मतलब है कि 2 पार्टिकल्स इस तरह जुड़े हुए हैं कि एक पर किया गया बदलाव दूसरे के स्वभाव को बदल देता है। क्वांटम दुनिया के पार्टिकल्स ताश के पत्तों की तरह अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। वे कई दिशाओं में घूम सकते हैं। जब हम इन गुणों को मापते हैं तो हमें रैंडम परिणाम मिलते हैं। लेकिन क्वांटम थियरी के अनुसार जब 2 पार्टिकल्स इंटैंगल्ड होते हैं तो उनके परिणाम हमेशा मेल खाते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बात कर रहे हों। संक्षेप में कहें तो हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं और मैं उन पर मेजरमेंट्स करता हूं। उनके नतीजे पूरी तरह से रैंडम हैं, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। और भी अजीब बात यह है कि ये इंटैंगल्ड पार्टिकल्स जुड़े हुए लगते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। जब 1970 के दशक में एंटेंगलमेंट पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक जिज्ञासा थी। लोगों ने कहा, क्या दुनिया सचमुच इतनी अजीब हो सकती है? ये विचार कि चीजों को एक दूसरे पर असर डालने के लिए पास होना चाहिए, इसे फिजिक्स में कहा जाता है लोकैलिटी। जैसे अगर आप कागजों के ढेर को देखें तो लोकैलिटी का मतलब है कि अगर मैं एक को लात मारूं तो दूसरे भी गिर जाएंगे।
लेकिन एंटेंगलमेंट नॉन लोकल लगता है, मतलब दूरी का इस पर कोई असर नहीं होता। नॉन लोकैलिटी का मतलब होगा कि अगर ये कागज अपने आप गिर जाए तो शायद कमरे के दूसरे कोने में रखी ये तस्वीर भी गिर जाए। वियना में अपने इंस्टीट्यूट की छत पर एंटोन ने लंबी दूरी पर एंटेंगलमेंट टेस्ट करने के लिए एक शक्तिशाली लेजर लगाई है। हम यहाँ फोटोन्स पेयर बनाते हैं। हम एक फोटोन को यहीं रखते हैं और दूसरे को लगभग 3 मील दूर एक स्टेशन पर भेजते हैं। अपने इंटैंगल्ड फोटॉन्स को दूर ले जाने के बाद एंटोन दोनों को एक ही समय में मापते हैं। हर बार जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें वही अजीब संयोग दिखता है। पार्टिकल्स एक जैसे जवाब देते हैं। यह देखने के लिए कि क्या दूरी से कोई फर्क पड़ता है, एंटोन ने यह एक्सपेरिमेंट 90 मील से ज्यादा की दूरी पर किया है। अगर नॉन लोकैलिटी का सिद्धांत सही है तो उनके बीच का संबंध सचमुच इंस्टेंट है, पलक झपकते ही, भले ही वे यूनिवर्स के आर पार हों। 10वीं सदी के सबसे महान दिमागों में से एक के लिए इंस्टेंट कनेक्शन का विचार फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था। आइंस्टीन हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर क्रिटिकल थे, खासकर एंटेंगलमेंट को लेकर। उन्होंने कहा था कि दूरी पर ऐसा भूतः असर नहीं हो सकता। इसीलिए एंटोन ये पक्का करने निकल पड़े कि ये जो असर उन्होंने देखा था वो वास्तव में एक रहस्यमय शक्ति थी। वियना के हॉफबर्ग पैलेस में उन्हें एक विशाल तहखाना मिला जिसने उन्हें काम करने की जगह दी। हम यहाँ सबसे निचले तहखाने में हैं क्योंकि इसमें विनया के सबसे लंबे गलियारे हैं और यहाँ का वातावरण बहुत स्टेबल और शांत है। ये गलियारा इतना लंबा है कि रोशनी को भी इसे पार करने में 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा लगता है। जब एंटोन इस गलियारे के सिरों पर एंटेंगल्ड फोटॉन्स को शूट करते हैं तो उनके सुपर फास्ट उपकरण दोनों फोटॉन्स को माप लेते हैं इससे पहले कि रोशनी उनके बीच कोई संदेश भेज सके। हम उन्हें इतनी तेजी से मापते हैं कि उनके पास एक दूसरे को यह बताने का समय नहीं होता कि क्या हो रहा है। लेकिन एक और बात है जिसे खारिज करना होगा और यह बहुत अजीब है। हम सब यूनिवर्स का हिस्सा हैं, इसलिए हो सकता है कि यूनिवर्स की शुरुआत से एक लिस्ट हो जिसमें पहले से लिखा हो कि क्या होगा। क्या एंटोन खुद ही नतीजों को प्रभावित कर रहे थे? इससे बचने का एकमात्र तरीका है एंटोन को प्रक्रिया से हटाना। हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में छोटे डिवाइसेस का उपयोग करते हैं जो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और डिवाइसेस को ये भी नहीं पता होता कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट एक रैंडम डिवाइस के भरोसे छोड़कर एंटोन ने साबित कर दिया कि एंटेंगलमेंट एक इंस्टेंट कनेक्शन बनाता है। किसी तरह दो दूर की जगहें एक ऐसे तरीके से जुड़ी हो सकती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। क्या एक रहस्यमयी दूर की शक्ति हमारे जीवन की घटनाओं पर भी असर डाल सकती है? इस आदमी के अनुसार ये कर सकती है। असल में ये रियलिटी के मौजूद होने का कारण हो सकती है। हम सभी छोटे पार्टिकल्स से बने हैं। एंटेंगलमेंट उन्हें ऐसे कनेक्शंस बनाने की शक्ति देता है जो तुरंत पूरे यूनिवर्स में पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में पार्टिकल्स ऐसा कर सकते हैं तो हम खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और हमारी दुनिया इतनी साधारण क्यों दिखती है? क्यों? अगर कोई रहस्यमय शक्ति यूनिवर्स के कोनों को जोड़ रही है तो हम इसमें कहां फिट होते हैं? छोटे क्वांटम इवेंट्स हमारे चारों ओर हर पल हो रहे हैं।
क्वांटम फिजिसिस्ट ईफ्रम स्टेनबर्ग उन्हें सबसे बेहतर नहीं देख सकते, लेकिन उनका मानना है कि हम उनके असर को महसूस करते हैं। हम मौसम का हाल सुनते हैं तो वो बारिश की 50% या 60% संभावना बताते हैं। हमें पूरी जानकारी नहीं होती। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक तरह का क्वांटम मौसम है जहां हमारी भविष्यवाणी हमेशा 50% की संभावनाओं पर टिकी होती है। ईफ्रम के अनुसार हमें शक है कि हम क्वांटम की दुनिया को पूरी तरह नहीं समझते, क्योंकि वो रैंडम लगती है। क्वांटम दुनिया के ये रैंडम पार्टिकल्स ही एक दूसरे के साथ इंटेंगल हो सकते हैं और इंस्टेंट कनेक्शंस बना सकते हैं। एंटेंगलमेंट का मतलब एक तरह का छिपा हुआ रहस्यमय कनेक्शन है। यूनिवर्स खुद से बात करने में सक्षम लगता है, जबकि हम भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रकाश की गति से हम तेज कभी भी नहीं जा सकते हैं। अगर मैं सुबह अपनी कार से निकलता हूं और आधे घंटे बाद काम पर पहुंचता हूं, तो आप बता सकते हैं कि मेरी कार रास्ते में हर पल कहां पर थी। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स में रास्ते का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था डबल स्लिट। इसमें पहली बार क्वांटम पार्टिकल्स के रास्ते गायब हो गए। इस एक्सपेरिमेंट में प्रकाश दो दरारों की ओर जाता है। उम्मीद ये होती है कि हर फोटोन या तो बाएं जाएगा या फिर दाएं। लेकिन अगर एक फोटोन को दो दरारों का विकल्प दिया जाए और वो दोनों को चुनता हुआ लगता है, अगर ये कार होती तो हम पता लगा सकते थे कि कार बाएं मुड़ेगी या फिर दाएं मुड़ेगी। ये दोनों काम नहीं कर सकती थी। लेकिन कार और फोटॉन्स अलग अलग हैं। आप एक कार को देख सकते हैं, लेकिन आप एक फोटोन को नहीं देख सकते। हम सब देखना चाहेंगे कि फोटोन ये चलता कैसे है, लेकिन किसी चीज को देखने के लिए पैसिव ऑब्जर्वेशन जैसा कुछ नहीं होता। किसी वस्तु को देखने के लिए आपको उस पर प्रकाश डालना होगा, लेकिन अगर आप जिसे देखने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद प्रकाश का ही कण है, तो आप उसे नष्ट कर देते हैं। क्वांटम मैकेनिज्म बस ये कहता है कि हम ये नहीं पूछ सकते कि पार्टिकल किस दरार से गुजरता है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो आखिर में कहां पहुंचते हैं। भले ही हम सीधे रास्तों पर चलते हों, मगर हम जिन पार्टिकल्स से बने हैं वो रैंडम तरीकों से यहाँ वहाँ उछलते रहते हैं, या कम से कम क्वांटम थियरी हमसे यही मानने को कहती है। लेकिन 1952 में डेविड बॉम ने प्रस्ताव दिया कि क्वांटम पार्टिकल्स भी रास्तों का पालन कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम माने कि दूर की शक्तियां उन्हें रास्ता दिखा रही हैं। ईफ्रम ने इस विचार को परखने का फैसला किया। उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फिर से किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या एंटेंगलमेंट पार्टिकल के चलने को समझा जा सकता है। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये माप सकती है कि फोटॉन्स क्या कर रहे हैं। हम उसे रोककर ऐसा नहीं करना चाहते। इसके बजाय हम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के जादू का इस्तेमाल करते हैं। जब दो पार्टिकल्स इंटेंगल होते हैं तो वे एक दूसरे का आईना बन जाते हैं, जिससे एक पार्टिकल आपको बता सकता है कि दूसरा क्या कर रहा है। दो कार की कल्पना कीजिए जो हर तरह से एक ही जैसी हैं। मान लीजिए कार ए एक चौराहे की तरफ जा रही है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम कार बी को लगातार देख सकते हैं। अगर कार बी दाईं ओर का इशारा दे रही है तो हम जान जाएंगे कि कार ए को दाईं ओर ही मुड़ना चाहिए। जैसे प्रयोग में दो दरारें होती हैं, वैसे ही इस चौराहे से दो सड़कें निकलती हैं। बाईं ओर मुड़ो तो आप एक चर्च पर पहुंचते हैं, दाईं ओर मुड़ो तो आप एक फाउंटेन पर पहुंचते हैं। ईफ्रम नहीं देख सकते कि उनकी कार कौन सी सड़क चुनेगी, लेकिन जिस कार के साथ वो इंटेंगल्ड है उसे देखकर वो उसकी मंजिल का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन फोटॉन्स कारों की तरह नहीं है। ये जानने के बाद भी कि वे किस तरफ मुड़ते हैं, आप आधी बार गलत होंगे। क्या रैंडमनेस ही जीतता है या कुछ अजीब हो रहा है? ईफ्रम ने आगे भी देखने के लिए एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल किया।
मैं चौराहे के पार कार का पीछा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर पल थोड़ी जानकारी हासिल कर सकता हूँ कि वो कहाँ है और इस तरह मैं उसका रास्ता बना सकता हूँ। जैसे ही फोटॉन अपनी मंजिल की ओर गया, ईफ्रम ने उसके इंटैंगल्ड साथी को देखा। उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि दूसरा फोटॉन कहां गया, बल्कि उसने दूसरे फोटॉन के रास्ते को भी प्रभावित किया। ये ऐसा था जैसे वे एक अनदेखी शक्ति से जुड़े हों। दोनों पार्टिकल्स वैसा ही रास्ता बनाने के लिए सहयोग कर रहे थे जैसा हम देखते हैं। हम जानते हैं कि इंटेंगल्ड पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये समझने के लिए कि एक इंटेंगल्ड कार क्या कर रही है, हमें यह भी जानना होगा कि दूसरी कार वहां क्या कर रही है। मैं अपना हाथ उठाकर मैदान के दूसरी तरफ एक सेब को हवा में नहीं उठा सकता, और फिर भी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हर समय खुद से तुरंत बात करने में व्यस्त है। स्टार वॉर्स में याद है कैसे फोर्स आपके साथ होती है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। मैं यहां खड़ा हूं और अनुभव कर रहा हूं पुरानी सच्चाई का। जिन पार्टिकल से मैं बना हूं वे शायद अरबों प्रकाश वर्ष दूर के पार्टिकल से बात कर रहे हों। यह एक जादू की चाल है जो हम हर पल कर रहे हैं, और साइंस को अब यह समझने में मदद मिल रही है कि यह कैसे काम करता है। हेलो। ओह, तुम फिर। जब हम इंसान दूर से बात करते हैं तो हमें जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, जैसे कि फोन लाइन या रेडियो सिग्नल। लेकिन एंटेंगलमेंट इस तरह काम नहीं करता। यह बस हो जाता है। यहां कोई फोन लाइन नहीं है, या क्या हम सिर्फ तार नहीं देख सकते? थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डेनियल काबट दूर के कनेक्शन और उनके काम करने के छिपे हुए तरीकों के बारे में बहुत सोचते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे रहस्यमय गुणों में से एक है। आप सोच सकते हैं कि दो चीजें जो बहुत दूर हैं उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये सच नहीं है। चीजों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स उन सभी को एक साथ बांधती है। क्वांटम मैकेनिक्स में तत्काल कनेक्शन हर जगह हैं, लेकिन हम उन कनेक्शंस का उपयोग तब नहीं कर सकते जब हमें कहीं जाना हो। हमें अभी भी चलकर जाना पड़ता है। मान लीजिए मुझे भूख लगी है, मुझे डेली से एक सैंडविच चाहिए। डेली 10 ब्लॉक्स दूर है। अगर मैं अच्छी गति से चलूं तो लगभग 5 मिनट में वहां पहुंच सकता हूं। अगर मैं उनसे एक तेज संपर्क करना चाहता तो मैं अपने सेलफोन जैसी किसी चीज का उपयोग कर सकता था जो प्रकाश की गति से सिग्नल भेजते हैं। आई वुड लाइक पास्ट्रामी रूबिन प्लीज, थैंक्स वेरी मच, बाय। क्योंकि डेली कुछ दूर पर है, वहां तक यात्रा करने में कुछ समय लगेगा, चाहे मैं कितना भी तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश करूं। दूरी और समय की हमारी सोच इतनी पक्की है कि हम इस पर सवाल भी नहीं उठाते। हम बस इसे हकीकत मानते हैं, वो नियम जिन्हें यूनिवर्स की हर चीज को मानना पड़ता है। हाय, मैंने ऑर्डर किया था। ठीक है डैनियल। पेस्ट्रामी रूबिन, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें स्पेस से होकर गुजरना होगा। मैं चीज केक भूल गया। अगर हम लंच ऑर्डर बदलना चाहते हैं, क्या मुझे चीज केक मिल सकता है? लेकिन कुछ फिजिक्स के अनुसार जाने के और भी तेज तरीके हैं। एक वर्म होल अंतरिक्ष में एक धागे की तरह है जो दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है, उस रास्ते से नहीं जिससे हम सामान्य रूप से यात्रा करते हैं। ये एक शॉर्टकट है जहां आप हमारे सामान्य अंतरिक्ष से बाहर जाते हैं और फिर कहीं से प्रकट होते हैं। अगर आपके पास वास्तव में वर्म होल्स का नेटवर्क होता तो आपको जहां चाहें वहां ले जाता, तो यात्रा सुविधाजनक होती। अगर आप कुछ भूल गए हों और उसे लेने के लिए डेली वापस जाना चाहते हैं तो आप बस अपने वर्म होल में कूद सकते हैं, डेली के बाहर निकल सकते हैं और आप वहां होंगे। वर्म होल्स दो दूर की जगहों को प्रकाश की गति से भी तेजी से जोड़ते हैं।
हालांकि वर्म होल्स का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इसी तरह का कनेक्शन दो इंटैंगल्ड पार्टिकल्स को जोड़ता है। एक विचार यह है कि ये कनेक्शन वास्तव में क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रतिबिंब है। वर्म होल्स और क्वांटम एंटेंगलमेंट एक दूसरे के बहुत समान हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। डैनियल सोचते हैं कि वर्म होल्स वे गुप्त शॉर्टकट्स हो सकते हैं जिनके जरिए इंटैंगल्ड पार्टिकल्स बात करते हैं, और अगर ये कनेक्शंस मौजूद हैं तो यूनिवर्स इनसे भरा हो सकता है। आप शुरुआती यूनिवर्स को एक गर्म और पिघले हुए गोले की तरह सोच सकते हैं। जैसे जैसे ये फैलता और ठंडा होता गया, वो स्पेस जिसे हम देखते हैं शेप लेने लगा। ग्लोब की सतह वो यूनिवर्स है जिसे हम अनुभव करते हैं। न इसके अंदर कुछ है और न बाहर। कम से कम यही आम नजरिया है। शुरुआती यूनिवर्स छोटा, गर्म और घना था, पार्टिकल्स से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया, इससे एंटेंगलमेंट्स पैदा हुए। शुरुआती यूनिवर्स में मौजूद विभिन्न पार्टिकल्स के बीच में क्वांटम कनेक्शंस, और जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, ये कनेक्शंस खोए नहीं, उन्होंने पीछे निशान छोड़ दिया। इस ग्लोब से गुजरने वाले धागों की तरह सृष्टि की छिपी हुई विरासत वर्म होल्स का एक जाल हो सकती है। यह यूनिवर्स जो हमने बनाया है, उसमें सिर्फ कुछ एंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं और बीच में सिर्फ कुछ कांच के धागे हैं। जिस यूनिवर्स में हम वास्तव में रहते हैं, उसमें कहीं ज्यादा पार्टिकल्स हैं। इसीलिए हमें इसे वास्तव में एक ऐसे ग्लोब की तरह सोचना चाहिए जो धागों के घने नेटवर्क से भरा है, जो आज यूनिवर्स के लगभग हर जगह को जोड़ता है। लेकिन अगर वर्म होल्स हर जगह हैं, तो हम उन्हें महसूस क्यों नहीं करते? डैनियल को लगता है कि हम करते हैं। चलिए कल्पना करते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में पार्टिकल्स थे, सभी क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ, और फिर हमारे पास इन सभी पार्टिकल्स को जोड़ने वाले वर्म होल्स का एक बहुत घना नेटवर्क होता। अगर आप उस नेटवर्क को देखें और उसे थोड़ा दूर से देखें, तो ये आपको बहुत कुछ उस अंतरिक्ष और समय की तरह लग सकता है जिसे हम देखते हैं। हमारे आसपास का स्थान यूनिवर्स के निर्माण से जुड़े छिपे हुए कनेक्शंस से भरा हो सकता है। लेकिन क्या नए कनेक्शंस अभी भी बन सकते हैं? दो एकदम अलग शक्तियां हमारे यूनिवर्स में काम कर रही हैं। ग्रेविटी दूर की गैलेक्सीज के बीच के स्थान को मोड़ सकती है, वहीं इंटैंगलमेंट ऐसे काम करता है जैसे दूरी का कोई वजूद ही ना हो। आज विज्ञान एक थियरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में है जो ग्रेविटी और क्वांटम की दुनिया को जोड़ सके। क्या ग्रेविटी और एंटेंगलमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या कोई मास्टर फोर्स हो सकती है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट डेमियन ईसन के लिए थियरी ऑफ एवरीथिंग की ओर पहला कदम है यह पता लगाना कि खाली स्थान किस चीज से बना है। कोई नहीं जानता कि खाली स्थान क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कम से कम ऊर्जा से भरा हुआ है। डेमियन लूप क्वांटम ग्रेविटी पर काम करते हैं, जो कहता है कि कुछ नहीं वास्तव में कुछ नहीं है। मुख्य विचार यह है कि खाली स्थान खुद छोटी छोटी क्वांटम ईंटों से बना है। ये ईंटें अविश्वसनीय रूप से छोटी हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से भी बहुत बहुत छोटी हैं। लेकिन हमारा मानना है कि कुछ नहीं वास्तव में इससे छोटा नहीं हो सकता। फिजिसिस्ट्स सिकुड़ने के बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी जगहें हैं जहां ग्रेविटी चीजों को कुचलकर कुछ नहीं बना देती है। ब्लैक होल्स साइंस के महान रहस्यों में से एक हैं। वो तब बनते हैं जब बड़े सितारों का ईंधन खत्म हो जाता है और वो अपनी ही ग्रेविटी के खिंचाव में ढह जाते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता, इसलिए हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। एक ब्लैक होल के अंदर कई साइंटिस्ट सोचते हैं कि पदार्थ को कुचलकर शून्य कर दिया जाता है। लेकिन यह कैसे संभव है अगर अंतरिक्ष खुद न कुचलने वाली ईंटों से बना है? इस कबाड़ खाने जैसी जगहों में आपको शक्तिशाली मशीनें मिलेंगी। ये क्रशर
कार के हर इंच पर 1 टन से ज्यादा दबाव डालता है। लेकिन जैसे जैसे कार ज्यादा दबती है, मशीन कम प्रभावी होती जाती है। ग्रेविटी अलग होती है। अगर ये सिर्फ ग्रेविटी पर निर्भर होता तो ये कार लगातार इतनी छोटी हो जाती, अंत में ये एक असीम रूप से घना बिंदु बन जाती, और जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। अगर सिंगुलैरिटीज असली हैं, तो वे कनेक्शंस बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जगहें होंगी। एक सिंगुलैरिटी के अंदर चीजों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, सब कुछ सिमट जाता है और दूरी और समय बस खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में ब्लैक होल्स में हो सकता है? डेमियन को यकीन नहीं है। जब हम ब्लैक होल में गिरते हैं तो ग्रेविटी इतनी मजबूत हो जाती है कि फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। अब चूंकि सिंगुलैरिटी बहुत छोटी जगह है, इसलिए क्वांटम ग्रेविटी का कोई भी सिद्धांत तो लागू होना चाहिए। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की क्लोन कार्स की तरह हैं, जहां सब कुछ अजीब तरीके से एक साथ आ जाता है। लेकिन बिग बैंग थियरी के अनुसार पूरे यूनिवर्स की शुरुआत इसी तरह हुई थी। हम गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर जाते हुए देखते हैं, यानी उनके बीच का स्थान फैल रहा है। अगर हम समय को पीछे ले जाएं, तो हम देखते हैं कि अंतरिक्ष छोटा होता गया। अंततः अंतरिक्ष गायब हो जाता है। स्टैंडर्ड मॉडल में हम उसे इनिशियल बिग बैंग सिंगुलैरिटी कहते हैं, लेकिन यह एकमात्र संभावना नहीं है। डेमियन को लगता है कि जब ग्रेविटी की शक्ति छोटी क्वांटम दुनिया से मिलती है, तो कुछ मजेदार हो सकता है। कल्पना कीजिए कि इस गुब्बारे का यह हिस्सा एक ब्लैक होल के अंदर का स्थान है। अगर हम इसमें गिरते हैं तो ग्रेविटी मजबूत होती है, अंतरिक्ष सिकुड़ता है और ये एक नए यूनिवर्स में रास्ता खोल देता है। पुराने और नए यूनिवर्स के बीच के इस रास्ते को हम वर्म होल कहते हैं। जहां कुछ लोग एक सिंगुलैरिटी देखते हैं, वहीं डेमियन एक वर्म होल देखते हैं, दूसरे क्षेत्र का एक गुप्त दरवाजा। जबकि ग्रेविटी चीजों को करीब लाती है, ये एंटेंगलमेंट की तरह दूर की जगहों के बीच कनेक्शंस भी बना सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार एंटेंगलमेंट और ग्रेविटी एक ही शक्ति के रूप में मिलकर काम कर सकते हैं और हमारे यूनिवर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मानना है कि 100 अरब गैलेक्सीज के अंदर ब्लैक होल्स हैं। ये संभव है कि हर ब्लैक होल के भीतर एक नया यूनिवर्स है, जो हमारे यूनिवर्स से एक वर्म होल द्वारा जुड़ा हुआ है। हमारा यूनिवर्स अरबों में से एक हो सकता है, जो सभी एक ही मास्टर फोर्स से बंधे हैं। लेकिन यह साइंटिस्ट सोचता है कि वही शक्ति समय को भी एकजुट करती है और हम इसका उपयोग भविष्य में संदेश भेजने के लिए कर सकते हैं। क्या आपको कभी लगा है कि अतीत वास्तव में गया नहीं है, या जिसे आपने खो दिया है वो यहीं आपके साथ है? कनेक्शंस की ये रहस्यमयी भावनाएं ही भविष्य बताने वालों का धंधा चलाती हैं। लेकिन एंटेंगलमेंट और ग्रेविटी हमें बताते हैं कि चीजें अजीब तरह से जुड़ी हुई हैं। स्टार वॉर्स में आप फोर्स का उपयोग उनकी आवाजें सुनने के लिए करते हैं जो अब यहां नहीं है। जब हम गुजरी हुई चीजों को महसूस करते हैं, तो क्या वे वास्तव में गुजर चुकी हैं या वे अभी भी हमारे साथ हैं? फिजिसिस्ट जे ऑस्लेन को लगता है कि हम कभी अकेले नहीं चलते, क्योंकि इंटैंगल्ड यूनिवर्स में जो कुछ भी कभी हुआ है वो अभी भी हमारे साथ है। तो ये स्टेडियम लगभग आधी सदी पुराना है। यहाँ टीमों ने खेला है, कई खेल जीते और हारे गए हैं। इसके आसपास होने से ही आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा इतिहास घटित हुआ है।
जे को फुटबॉल स्क्रिमेजेस देखना पसंद है। वो उनमें नियमित नहीं है, लेकिन उनकी नजर में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक स्क्रिमेज में जाएं और आप कई और का अनुभव करेंगे। यूनिवर्स एक ही समय में सारा अंतरिक्ष और सारा समय है, तो अतीत भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो जानकारी कभी भी वास्तव में दूर नहीं जाती है। ये हमेशा पूरे समय में एनकोडेड रहती है। इस पल में यूनिवर्स को इस स्टेडियम की तरह सोचें, विशाल, ठंडा और खाली। एक बहुत बड़ा खेल, खुद बिग बैंग, यहां हुआ था 13 अरब साल पहले। शुरुआत में बहुत एंटेंगलमेंट पैदा हुआ था क्योंकि घनत्व ज्यादा था। बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे थे, दूर जा रहे थे और इस सामान्य से गहरे कनेक्शन को ले जा रहे थे। और जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है, पदार्थ भी फैलता है, यहाँ तक कि ये पार्टिकल्स जो विशाल दूरियों से अलग हैं, वे अभी भी एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हो सकते हैं। और बिग बैंग के बाद कनेक्शंस बढ़ते रहते हैं क्योंकि इंटेंगल्ड पार्टिकल्स अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। लैब में इंटेंगलमेंट की अदला बदली करने के लिए वैज्ञानिक इंटेंगल्ड पार्टिकल्स के 2 जोड़ों से शुरू करते हैं। हर जोड़े में से एक पार्टिकल को पेश करके वे उनके दूसरे भागीदारों को इंटेंगल कर सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं और ह्यूमन कपल से जोड़ सकते हैं। जे अपनी पत्नी पिंक से मिले क्योंकि वे एक ही समय में एक ही शहर में थे और दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन पिंक कभी कभी फुटबॉल स्क्रिमेजेस छोड़ देती है। अब मान लीजिए कि एक प्रैक्टिस में जे अपने पड़ोसी के साथ इंटेंगल हो जाते हैं। न सिर्फ वे जुड़े हुए हैं बल्कि उनके पार्टनर्स भी जुड़ गए हैं। भले ही वे कभी न मिले हों, लेकिन अब तुरंत जुड़ गए हैं। और भी अजीब बात यह है कि इस तरह के कनेक्शंस भविष्य और अतीत के बीच बन सकते हैं। एंटेंगलमेंट्स सिर्फ अंतरिक्ष को पार नहीं करते, वे समय को भी पार कर सकते हैं और हम इसे टाइम लाइक एंटेंगलमेंट कहते हैं। मान लीजिए ये 10 साल पहले की बात है। जे का दोस्त तब इंटेंगल्ड था, लेकिन जे नहीं था। 10 साल आगे बढ़े और बहुत कुछ बदल गया है। जे की मुलाकात पिंक से हुई, जबकि उसके दोस्त का डाइवोर्स हो गया। हमारा नजरिया कहता है कि हम अनुभव तभी साझा कर सकते हैं जब हम एक ही समय में वहां हों। वो पल आपकी पत्नियों पर बिल्कुल भी असर नहीं डाल सकता, खासकर अगर एक की अब शादी नहीं हुई है। लेकिन एंटेंगलमेंट के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। ये वर्तमान की एक पत्नी को अतीत की दूसरी पत्नी से जोड़ता है। ये सच है कि भले ही हमें कभी मिलने का मौका नहीं मिला हो और जो कुछ भी बडी की पूर्व पत्नी के साथ 10 साल पहले हुआ था वो आज मेरी पत्नी के साथ हो सकता है। इंटेंगल्ड यूनिवर्स एक कालातीत जगह है जहां वर्तमान, भविष्य और अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जब आप एक खाली स्टेडियम में होते हैं तो आप अतीत में वहां हुई सभी चीजों से एक तरह का कनेक्शन महसूस कर सकते हैं, भले ही अंदर कोई ना हो। ऐसा ही कुछ यूनिवर्स में हो रहा है। हमारी दुनिया में हर चीज अतीत और भविष्य से जुड़े पार्टिकल्स से बने हैं। जे को लगता है कि हम उन कनेक्शंस को देख सकते हैं अगर हम एक विशेष डिटेक्टर बनाएं। एक ऐसा डिटेक्टर बनाना संभव है जो समय को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। ये ठीक वैसे नहीं देखता जो आपकी आंखें देखती हैं, ये कुछ और देखता है। जैसे एक जेडाई फोर्स का उपयोग उनको देखने के लिए करता है जो अब यहाँ नहीं है, हम भी समय के लिंक देख सकते हैं और जे को लगता है कि हम इसका लाभ उठा सकते हैं। हम जो भी जानते हैं वो ये है कि यह एक दिलचस्प गुण है जो प्रकृति हमें दे रही है। आप बीच के समय को छोड़कर भविष्य में जानकारी भेज सकते हैं, तो आप इस तरह के प्रभाव को एक क्वांटम टाइम कैप्सूल के रूप में सोच सकते हैं। जानकारी अंदर जाती है और फिर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। आप इसे भविष्य में एक पूर्व निर्धारित तिथि तक वापस नहीं पा सकते और फिर जब आप इसे वापस पाते हैं तो ये वैसा ही होना चाहिए क्योंकि एंटेंगलमेंट पहले से ही वहाँ है। ऐसा नहीं है कि आपको इसे संरक्षित करना पड़ा, ये पहले से ही स्पेस टाइम में मौजूद है। समय के पार अपना संदेश भेजने के लिए जे इसे एक क्वांटम स्टेट में इनकोड करके भविष्य के साथ इंटेंगल्ड एक पार्टिकल को देगा। संदेश गायब हो जाता है, लेकिन यह गया नहीं है।
ये सिर्फ उस चीज पर से छलांग लगा रहा है जिसे हम समय कहते हैं। ये 2 अरब साल हो सकते हैं या 2 साल हो सकते हैं। हम 2 साल कह सकते हैं अगर मैं इसे देखने के लिए आसपास रहना चाहता हूँ। 2 साल बाद उसका क्षण आ रहा है। अपने विशेष डिटेक्टर के साथ पिंग अब वो संदेश प्राप्त कर सकती है जो जे ने 2 साल पहले छोड़ा था। अगर हम समय के पार संदेश भेज सकते हैं तो क्या हम किसी दिन खुद को भेज सकते हैं? ये तथ्य कि समय के बीच एंटेंगलमेंट मौजूद है, लोगों ने इसके बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया है। अगर आप एक क्यूबिट भेज सकते हैं तो सैद्धांतिक रूप से आप 2 या 10 या लाख या यहाँ तक कि एक पूरा मानव शरीर या मन भेज सकते हैं। क्या हम किसी दिन समय और स्थान में छलांग लगाने की शक्ति का उपयोग कर पाएंगे, या दूर की वस्तुओं को बिना छुए हिलाने की शक्ति का? यह बनावटी लगता है, लेकिन ऐसी शक्तियां मौजूद हैं और वे पहले से ही हमारे अंदर काम कर रही हैं। जैसे जैसे हम ग्रेविटी और इंटेंगलमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, हम उन क्षमताओं की ओर बढ़ रहे हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सपने देखे हैं। यूनिवर्स के साथ अपनी एकता की गहरी समझ के लिए स्टार वॉर्स में फोर्स जैसी कोई चीज शायद ना हो, लेकिन हमारे पास अपनी खुद की शक्ति है जो उतनी ही अद्भुत है। फोर्स वास्तव में हमारे साथ है।